हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन कुमार आपको इस क्लास में स्वागत करता हूं। ये क्लास जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट क्या होता है। स्पेशली CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। ठीक है, ये बीकॉम के बच्चों के लिए भी, बीकॉम के बच्चों के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट से आप क्या समझते हैं और इस एक्ट के पीछे बैकग्राउंड क्या था। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, एक ऐसा एक्ट है जो किसी डिस्प्यूटेड मैटर को स्पीडली डिस्पोज्ड ऑफ करने की बात करता है। किसी कन्फ्लिक्टेड मैटर को, किसी डिस्प्यूटेड मैटर को स्पीडली डिस्पोज्ड ऑफ करने की बात करता है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। यानी कि बिना कोर्ट गए हुए अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट बिना गए हुए क्या करेंगे, हम उसको अपने सहमति से ख़त्म कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन के माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन को समझने के लिए आप ठीक ऐसा समझिए कि अगर ए और बी दोनों फ्रेंड है आपस में, ए और बी क्या है, दोनों आपस में फ्रेंड है, राइट, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ए और बी के बीच में अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, ठीक है, किसी बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि इन दोनों का भी कोई कॉमन फ्रेंड होता है, दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होता है। हम लोग इसके पास जाते हैं, ए अपनी बातों को रखता है, बी अपनी बातों को रखता है, और फिर सी दोनों को समझा बुझा करके क्या करता है, दोनों में तालमेल को बैठा देता है, फिर दोनों को एक साथ जोड़ देता है। यानी कि जो डिस्प्यूटेड मैटर होता है उसको क्या किया जाता है, आसानी से रिजॉल्व कर दिया जाता है। आर्बिट्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, राइट, कोई भी डिस्प्यूट हो या डिस्प्यूट्स है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, राइट, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और आर्बिट्रेटर क्या करेगा, दोनों की बातों को सुन करके क्या करता है, आर्बिट्रेटर क्या करता है, अवार्ड पास करता है, और जो अवार्ड पास किए जाते हैं उस अवार्ड को दोनों को मानना पड़ता है, ये दोनों को बाइंड करता है। गौर से सुनिएगा, 2-3 वर्ड होने बोला। हमारा कहना है कि आर्बिट्रेशन में, ठीक है, आर्बिट्रेशन का हिंदी मीनिंग मध्यस्थता होता है, मध्यस्थता करना है। यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, दैट इज द आर्बिट्रेशन। अच्छा, एक कर्ता कौन है, तो ये आर्बिट्रेटर करता है, जिसको हिंदी में मध्यस्थ कहा जाता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं ना, बीच वाला, राइट। क्या आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है क्या, आंसर इज नो। हाल ही फिलहाल में 2019 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो पहले से जिन लोगों को क्वालिफाई माना गया था आर्बिट्रेटर बनने के लिए, उसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल्स को भी जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक CS है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी है, अगर उनके पास 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आज के दिन में वो आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि जब भी कोई डिस्प्यूटेड मैटर हो, ठीक है, छोटे मोटे कॉमर्शियल नेचर के अगर कोई डिस्प्यूटेड मैटर हो तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके उस डिस्प्यूटेड मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इस एक्ट का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनको यूनिसिट्रल मॉडल लॉ कहा जाता है। यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि पूरी दुनिया है ना, पूरा दुनिया एक साथ बैठती है अलग अलग ट्रीटी करने के लिए, अलग अलग समझौते करने के लिए, और अगर दुनिया के पास अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो लोग आपस में बैठ करके उन चीज़ों का डिस्कशन करती है, और चीज़ों को डिस्कस करके फिर जो प्रॉपर रिजोल्यूशन होता है उसके लिए वो लोग बिल पास करते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया या आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट हो गया, ये सब यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है। यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जो इस तरह के इंटरनेशनल मैटर्स को क्या करता है, समय समय पे सारे लोगों को, मतलब सारे देश के लोगों को बुला करके, ठीक है, जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं हर एक कंट्री का, उनको बुला करके क्या किया जाता है, उनके लिए बिल बनाया जाता है, एक कॉमन बिल ड्राफ्ट करके कॉमन बिल पास किया जाता है
ताकि उस यूनिसिट्रल मॉडल लॉ के आधार पे, उस यूनिसिट्रल मॉडल लॉ के आधार पे जो देश है यानी कि हर कंट्री अपने हिसाब से उसी बिल के हिसाब से क्या करे, लॉ बना पाए। तो जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी एक यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है। यूनिसिट्रल का पूरा जो नाम होता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनिसिट्रल का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे क्या करती है, काम करती है। समय समय पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो लॉ बनाने की जरूरत होती है वो क्या करती है, बनाती है लॉ। फिर जो कंट्री यूनाइटेड नेशंस के जो भी सदस्य हैं वो लोग क्या करते हैं, जो सदस्य हो एवं जो सदस्य नहीं भी है वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने देश में उस यूनिसिट्रल मॉडल लॉ के आधार पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी कुछ एक ऐसा ही एक्ट है जो एक यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहले क्या है, मॉडल लॉ बनाया गया। उसके बाद 1996 में उस मॉडल लॉ के आधार पे इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बनाया गया। फर्दर इसको 1996 में बनने के बाद अभी हाल ही फिलहाल में 2019 में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं। हमने बताया कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी छोटे मोटे कॉमर्शियल मैटर को डिसॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूटेड मैटर को डिसॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई कॉमर्शियल नेचर का झगड़ा है, अगर वो झगड़ा छोटा मोटा झगड़ा है तो हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके आर्बिट्रेशन के माध्यम से उस झगड़े को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये लॉ इसलिए बनाया गया है, कोर्ट में अगर हम किसी भी मैटर को लेकर के जाते हैं तो कोर्ट में टाइम ज़्यादा लगता है ना। कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस कोर्ट के पास पड़े हुए हैं। इसके वजह से क्या होता है, कोर्ट में सुनवाई में देरी होती है, कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो आने में समय लग जाता है। इसीलिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को बनाया गया कि ये जो छोटे मोटे डिस्प्यूटेड मैटर है, बेहतर है कि इनको आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी सुलझाया जा सके और जल्दी से इनका निपटारा किया जा सके। अगर जल्दी से मान लो कमर्शियल नेचर के मैटर को अगर हम जल्दी से सुनवाई करते हैं, अगर इसका जल्दी से निपटारा करते हैं, इससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी और देश आगे ग्रोथ करेगा। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के वजह से क्या हुआ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को बनाया गया है। अब है इसमें कि हमने पढ़ा कि ये यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है, ठीक है। इसमें आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है। ये सब जो सुनवाई होता है इस सब के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है यह एक फॉर्मल प्रोसेस है। गौर से सुनिएगा, फॉर्मल प्रोसेस है। अगर मैं दोस्त के झगड़े की बात कर रहा था तो दोस्त के झगड़े के निपटारा अगर सी के द्वारा किया जा रहा था तो ये सब इनफॉर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस था, इनफॉर्मल प्रोसेस था। इनफॉर्मल इसलिए था क्योंकि लॉ में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि दो दोस्त के बीच में झगड़ा हो तो तीसरा इसका सुनवाई करे, तीसरा जो बात बोलेगा वो दोनों मानेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मानेगा। हो सकता है सी ने कुछ कहा ए को और बी को, ये भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों मानने से डिनाई कर दे, या हो सकता है ए ने मान लिया बी मानने से डिनाई कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होगा। आर्बिट्रेशन में कहता है, आर्बिट्रेशन में क्या होगा, आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड पास किए जाएंगे, देखिए अवार्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल प्रोसीजर कोड जब आप पढ़ेंगे, सीपीसी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस अवार्ड के जगह डिक्री वर्ड यूज किया जाता है, डिक्री, राइट। आर्बिट्रेशन जब पढ़ेंगे वहां पे अवार्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और अदर देन सिविल मैटर, अदर देन सिविल प्रोसीजर कोड, अदर देन आर्बिट्रेशन जो भी होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ये सब आपस में जुडिशियल मैटर के लिए, ठीक है, ये सब आपस में सिनोनिम्स जैसा ही है। तो जब हम आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तो हम इसको अवार्ड कहेंगे। यानी आर्बिट्रेटर जो फैसला देता है, जो रिटन फैसला देता है, रिटन जो होता है, कॉपी होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अवार्ड कहेंगे। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। हम ये बता रहे थे आपको कि जो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सबके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने डिस्प्यूटेड मैटर को रिजॉल्व करते हैं। सपोज कि ए और बी के बीच में कोई पार्टनरशिप था, ए और बी के बीच में, ठीक है, ए बी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म था।
AB एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म था, दोनों लोग मिल करके काम कर रहे थे। किसी कारण से क्या हुआ, A और B के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, A और B के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया। अब A और B दोनों चाहता है कि हम अपने झगड़े को आर्बिट्रेशन के माध्यम से क्या करें, सेट आउट करें, रिजॉल्व करके खत्म करें। A और B इसलिए चाहता है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से हम इसको झगड़े को सुलझा लें, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दोनों आदमी का पैसा खर्च होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग आर्बिट्रेशन के माध्यम से इस झगड़े को क्या करें, खत्म करें। आर्बिट्रेशन में जाने के लिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। क्या होता है, आर्बिट्रेशन में जब जाएंगे हम तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, देखते रहिएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। झगड़ा किसके बीच में है, ए के बीच में झगड़ा है और बी के बीच में झगड़ा है, ठीक है। तो ए और बी चाहते हैं कि हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाकर के अपने झगड़े को क्या करें, झगड़े को खत्म करें। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है, इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। क्वासी का मतलब इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, यानी कि ये इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, कोर्ट के, है ना, कोर्ट के इक्विवेलेंट है, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोर्ट के इक्विवेलेंट जरूर है, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में केवल और केवल मैटर जो जाएंगे वो केवल और केवल कैसे मैटर जाएंगे, आर्बिट्रेशन के ही मैटर जाएंगे। कोई दूसरा बात, यानी कि मान लो अगर किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का किडनैप हो जाता है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो हर काम के लिए हम आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हैं। जब भी ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया जाए, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिब्यूनल स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये ट्रिब्यूनल स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इसका भी पर्पस कुछ स्पेशल है। क्या पर्पस है इसका, केवल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के मैटर को सुनना, है ना, केवल आर्बिट्रेशन के मैटर को सुनना। कॉन्सिलिएशन एक अलग प्रोसेस है, फिर हम आगे देखेंगे। यानी कि केवल आर्बिट्रेशन के मैटर को देखने के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अच्छा, तो अगर ए और बी के बीच में कुछ झगड़ा है, तो ए और बी अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाना चाहता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए दोनों को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। दोनों को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है एज पर सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। यानी कि ए और बी जब भी कहां मूव करेगा, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मूव करेगा, उससे पहले ए और बी को एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। ऐसे जब हम कोर्ट में जाते हैं, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो मान लो ए और बी के बीच में झगड़ा है, तब कोर्ट में जाने के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ए और बी में झगड़ा हुआ तो ए फाइल करना चाहेगा सूट तो ए जा सकता है, बी फाइल करना चाहे तो बी जा सकता है, दोनों आजाद है। लेकिन आर्बिट्रेशन में जाने के लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट करेंगे एज पर सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन, जिसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहा जाएगा। फिर क्या करेंगे ये लोग, अपना मैटर, जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सबमिट करेंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जब सबमिट किया जाएगा, ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, अब फिर उसके बाद आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सर इस आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो, पहले आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन करेगा, एक पार्टी करेगी। यानी कि ये जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों लोग मिल करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में ऐसा कभी नहीं होगा कि जज आप अपॉइंट करोगे कि ये जज जो है, ये जो भी ऑनरेबल जज हैं, कि ये मेरे मैटर को सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में हमने क्या बताया कि आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, पार्टी के द्वारा किया जाता है। हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट बना करके हमने अपने मैटर को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अपना पिटीशन फाइल कर दिया। ओके, अच्छा, फिर क्या हुआ,
उसके बाद हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। हमने आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया, ठीक है, हमने आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया। और अगर नहीं किया तब क्या होगा, कितने दिन में, इसमें 30 डेज का टाइम लिमिट है, यानी कि जिस दिन आप यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करते हो उससे 30 डेज के भीतर, विद इन 30 डेज आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज। जब भी पेटिशन फाइल होगा, यहाँ पे पेटिशन फाइल होगा, पेटिशन फाइल होने से 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट, तो ऐसे केस में इस ट्रिब्यूनल को पावर है, किसको पावर है, इस ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो अपना पावर यूज करते हुए वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी। यानी जिस दिन आप पेटिशन फाइल करते हैं उससे 30 दिन तक आपके पास अधिकार है कि आप, यानी कि पार्टी अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। लेकिन अगर पार्टी आर्बिट्रेटर का अपॉइंट करने में फेल हो जाती है, ऐसे केस में आर्बिट्रेटर क्या करेगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगी, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर देगी। जब भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी, ठीक है, तो क्या करती है, वो सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, सोल। अच्छा, इस सोल आर्बिट्रेटर से क्या मतलब है, देखो, अगर पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, पार्टी ए और बी, राइट, तो बोलता है कि सर कितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। एक ये भी क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, राइट। तो बोलता है कि इट शैल नॉट बी इवन नंबर, गौर से सुनिएगा, आर्बिट्रेटर की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो बोलता है इट शैल नॉट बी इवन नंबर, मतलब इवन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑड होना चाहिए। यानी कि ये दोनों लोग मिल करके अगर चाहे तो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, 9 कर सकता है, राइट। मैक्सिमम का कोई बाउंडेशन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में नहीं लिखा गया है, ठीक है, लेकिन लाजमी है हम कम से कम ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का क्या मतलब है, आपका फीस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो फिर होता है ना कि बोलते हैं कि ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाता है ना। तो ज़्यादा लोग अगर होंगे तो फिर उनका ओपिनियन क्या होगा, सबका ओपिनियन अपने हिसाब से होने लगेगा, तो फिर हमारा झगड़ा सुलझने के बजाय उलझने लगेगा। इसलिए ध्यान रखें बात, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कम से कम ही होना चाहिए। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या कहता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी ऑड नंबर, शैल नॉट बी इवन नंबर। इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, यानी कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात कहा गया है कि अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है, मान लो ए का कहना है कि भाई मेरा भी एक आर्बिट्रेटर रहेगा, मेरे तरफ से एक आदमी पक्ष रखेगा। बी का कहना है कि मेरा भी एक आर्बिट्रेटर रहेगा, बी का क्या कहना है, मेरा भी एक आदमी रहेगा, मेरे तरफ से मेरा पक्ष रखेगा। दोनों आदमी ने एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया है। अच्छा, एक्ट कहता है इवन नंबर होना नहीं चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में ए के द्वारा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है और बी के द्वारा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, ये दोनों लोग मिल करके एक प्रेजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, एक प्रेजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, यानी कि जो कि इन लोगों से सुपरसीड होगा, जिसका पावर इन लोगों से ऊपर होगा। अब हो गया ऑड, 3 हो गए। हमारा कहना है कि अगर दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, लेकिन एक्ट कहता है कि ये इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो ऐसे केस में प्रोविजन कहता है कि ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक प्रेजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से ऑड हो गया, और उसके बाद फिर क्या होगा, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब गौर से सुनिएगा, हमारा कहना था कि 30 दिन के अंदर जिस दिन से पिटीशन फाइल किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, उससे 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट पार्टी के द्वारा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट पार्टी के द्वारा नहीं होता है, अगर पार्टी फेल हो जाती है अपॉइंट करने में, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल को पावर है कि सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। ट्रिब्यूनल सोल आर्बिट्रेटर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि जब पार्टी को अपॉइंट करना था आर्बिट्रेटर, तब पार्टी
एक से ज़्यादा भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन जब ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी, जब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जब पार्टी फेल हो जाएगी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में, तो जब ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो ट्रिब्यूनल के द्वारा केवल और केवल एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे और वही आर्बिट्रेटर पूरे प्रोसीडिंग को करेगा। अब आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग कैसे होता है, आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग कैसे होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। हमने समझा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट क्यों बनाया गया था। बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था, समय बचाना, पैसा बचाना, ठीक है, और स्पीडली डिस्पोज ऑफ कर देना मैटर को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग कैसे होता है, कैसे कैसे इसमें जो हमने देखा है यहाँ की पिटीशन फाइल होगा, उसके बाद क्या क्या होता है, देखते हैं प्रोसीडिंग कैसे होता है। इसको मिटा देते हैं, देखिए क्या होता है। हमारा कहना था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट टू द कोर्ट। ये कोर्ट नहीं होती है लेकिन कोर्ट के जैसा ही होती है, ठीक है। कोर्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोर्ट में हर तरह का मैटर हम लेके जा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन में हर तरह के मैटर को लेके नहीं जा सकते हैं। जो स्पेशलाइज्ड मैटर है उसको ही हम लेके जा सकते हैं। आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं अभी कि किन किन चीज़ों को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में हम लेके नहीं जा सकते हैं। अभी हमको देखना है प्रोसीडिंग, देखना है, क्या देखना है, प्रोसीडिंग्स, है ना, प्रोसीडिंग्स अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, ठीक है। देखिए आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमारा कहना था कि यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे मान लेते हैं वही पार्टी है ए और बी, दोनों लोगों ने क्या किया, एग्रीमेंट बनाया एज पर सेक्शन 7, एग्रीमेंट बनाया। अच्छा, और ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ, पिटीशन कहाँ फाइल हुआ, एग्रीमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में फाइल हुआ। जैसे ही फाइल हुआ उसके बाद का जो प्रोसेस था, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट था, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए, ठीक है, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया। जब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों पार्टी, है ना, दोनों पार्टी क्या करेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय बोथ पार्टीज, सबमिटेड बाय बोथ पार्टीज, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय बोथ पार्टीज। अब क्या करेगी, दोनों पार्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी। अगर विटनेस है, कुछ गवाह है, तो दोनों पार्टी अपना अपना विटनेस भी लेके जाएगी, ठीक है, दोनों पार्टी अपना अपना विटनेस भी वहां पे लेके जाएगी। ये ठीक वैसा ही प्रोसीडिंग चलने लगेगा जैसा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है। अपने अपने जो भी एविडेंस है, जो भी तथ्य है, सबूत है, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद विटनेस जो है, गवाह है, वो अपनी बात को रखेंगे वहां पे। आर्बिट्रेशन में एक यूनिक चीज़ ये है कि मान लो अगर ए ने किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, ए ने अगर कोई सबमिट किया है कुछ भी पेपर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सबमिट किया है, तो आर्बिट्रेटर उस डॉक्यूमेंट के बारे में बी को बताता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ये प्रोसेस चल रहा है इसमें ट्रांसपेरेंसी बना रहे। क्या बना रहे, ट्रांसपेरेंसी बना रहे, निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाया जा सके, निष्पक्ष भाव से ऑर्डर जो है, जो अवार्ड है वो पास किया जा सके। यानी कि पूरी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी चीज़ को लेकर के ए और बी में कोई डाउट न रहे। इसलिए अगर बी कोई डॉक्यूमेंट फाइल करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में तो उसे ए को बताया जाएगा, और ए अगर कुछ फाइल करता है तो उसे बी को बताया जाएगा, ठीक है। सब चीज़ एक दूसरे को क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। इस तरीके से उसके बाद अगर आर्बिट्रेटर को लगता है कि कुछ हमको फिजिकल इंस्पेक्शन करना है, अगर कुछ इंस्पेक्शन करना है तो फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। खुद से जा करके अगर किसी चीज़ को देख रेख करना है, किसी चीज़ को देखना है तो खुद से भी जा करके देख रेख कर सकते हैं। और इन तमाम सारे चीज़ों को देखने के बाद
डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, विटनेस की बात सुनने के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, क्या करेगा, जो आर्बिट्रेटर होगा, आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवार्ड पास करते हैं। आर्बिट्रेटर क्या करेंगे, अवार्ड पास करते हैं। अच्छा, अब इस अवार्ड की एप्लीकेबिलिटी, इस अवार्ड की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होगी, पार्टी के ऊपर होगी, दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी। शुरुआत में ही हमने बताया था कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन जो एक्ट है, इसमें जो प्रोसेस होता है वो फॉर्मल प्रोसेस होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है। और फॉर्मल प्रोसेस का मतलब हमने बताया था कि इसके लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम में जाकर के हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अपने हिसाब से इसमें कुछ करने वाले हैं। इसमें हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, जहाँ पे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, चीज़ें कस्टमाइज्ड है, उसको हम इनफॉर्मल वे कहते हैं। लेकिन जहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमें इसी सिस्टम में काम करना, दैट इज द फॉर्मल प्रोसेस। तो आर्बिट्रेशन में भी जो प्रोसेस होता है एक कंप्लीटली फॉर्मल प्रोसेस है। ये जो हमने सिस्टम बताया है, इसी सिस्टम के माध्यम से आर्बिट्रेशन में मैटर को रिजॉल्व किए जाएंगे, जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है उसको रिजॉल्व किए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इस प्रोसेस को हाइड कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम हाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भी अवार्ड पास किया जाता है, जो भी अवार्ड पास किया जाता है, यह इनफोर्सेबल होता है। यह क्या होता है, इनफोर्सेबल होता है, यानी कि ये लागू होता है दोनों पार्टी पे। जो पार्टी आर्बिट्रेशन में गए थे उस पे ये अवार्ड जब पास होगा तो ये बाइंड करेगा, उसे इन्फोर्स करता है। यानी ए और बी को जो भी अवार्ड पास किया गया है, ए और बी को वो अवार्ड मानना पड़ेगा। अब आप आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद ऐसा न तो ए बोल सकता है न तो बी बोल सकता है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए बात, आर्बिट्रल अवार्ड जो पास किए गए हैं, यह एक कंक्लूसिव एविडेंस है, यह एक कंक्लूसिव रिजल्ट है। और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में कहा गया है कि जो भी अवार्ड पास किया जाएगा यह इन्फोर्सेबल होगा, यानी कि दोनों पार्टी जो आर्बिट्रेशन के लिए गए थे, दोनों पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड को मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं मानते हैं, मान लो अगर ये भी हो सकता है कि नहीं सर इससे बी सहमत नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? अपील कर सकते हैं। अब आगे के कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, जो आगे के कोर्ट में आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट क्या है। दूसरा बात हमने पढ़ा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसे होता है, और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी इवन नंबर, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी ऑड नंबर। वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेशन का हिंदी मीनिंग मध्यस्थता होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूटेड मैटर है तो क्या करना है, इसको एक तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट करके उस डिस्प्यूटेड मैटर को रिजॉल्व करना है, और इसी को हम आर्बिट्रेशन कहेंगे। आर्बिट्रेशन में जाने के लिए क्या करना है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, arbitration agreement are those agreement in which both parties are agreed to settle the disputed matter, okay, through the arbitration। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टी, यानी कि जिसके बीच में डिस्प्यूट है, वो लोग क्या करना चाहती है, वो लोग एग्री है, सहमत है कि हम अपने डिस्प्यूटेड मैटर को आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसी को हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कुछ कंटेंट है जो आपको ध्यान रखना है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, ये पार्टी के द्वारा साइंड होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ठीक है, साइंड होना चाहिए, और ये वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए। दूसरा बात है, ये डेटेड होना चाहिए, यानी कि जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा उस पर डेट भी मेंशन किया जाना जरूरी है कि किस डेट को हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो ये सब बात था, कुछ बेसिक बात था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में। अब हम कुछ पढ़ते हैं कि सर आपने बताया कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के मैटर को सुनने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल
जहां जहां वर्ड ट्रिब्यूनल आएगा हमें समझेंगे कि इसका पर्पस कुछ स्पेशल पर्पस है, यानी कि ट्रिब्यूनल में हर तरह के मैटर को नहीं सुना जाता है। तो सर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में ये तो बात हमने समझा कि कोर्ट न जाकर के छोटे मोटे कॉमर्शियल मैटर को खत्म करने के लिए हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। अब हमको ये पढ़ना है कि किन किन चीज़ों के लिए हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों का निपटारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं किया जाएगा। पहला जो चीज़ है द मैटर्स रिलेटेड टू मटेरियल राइट्स,